रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के केस में 2 हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया गया। इस वक्त अपडेट बता रहे हैं इस केस से जुड़ा हुआ। कानपुर में मौके पर यूपी एटीएस आईबी की टीम पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल भी मिली है और इसी ट्रैक से रात में कालिंदी एक्सप्रेस गुजरी थी। रेलवे ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रेलवे सिलेंडर मिला है, रेलवे पर ट्रैक पर सिलेंडर मिला है, गैस सिलेंडर, और इसकी तफ्तीश की जा रही है। आखिर रेलवे ट्रैक के इस रूट पर, इस रास्ते पर कैसे गैस सिलेंडर मिला और आसपास पेट्रोल से भरी बोतल भी मिली। ये कई सवाल खड़े करती है घटना। अब ये तस्वीर देखिए, सिलेंडर के पास पेट्रोल भरी बोतल मिली है। ये बोतल आप जो देख रहे हैं, ये पेट्रोल से भरी हुई थी। क्या इस इलाके को दहलाने की साजिश थी? क्या करना चाहते थे? मंशा क्या थी और किसने ये काम किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले पर, लेकिन पेट्रोल भरी बोतल मिलने के बाद सनसनी मच गई है। एक संदिग्ध बैग भी मिला है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, पेट्रोल बोतल के पास संदिग्ध बैग मिला है। और यूपी के डीजीपी का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर, आपको सुनवाते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। अभी हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। तो डीजीपी प्रशांत कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हर पहलू की जांच होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपको बताते हैं कि रेलवे ट्रैक पर क्या क्या मिला है। इस पूरी घटना के बारे में एक बार फिर से आपको टाइमलाइन बताते हैं क्या क्या मिला है। देखिए, एलपीजी सिलेंडर मिला है रेलवे ट्रैक पर, पेट्रोल भरी कांच की बोतल मिली है और सफेद रंग का एक बैग मिला है। ये सनसनी फैलाता है, इसी से संदेह पैदा होता है। आरपीएफ ने देर रात जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रेलवे ने घटना की जानकारी एसपी, डीएम, डीजीपी को दे दी है। रेलवे ने पूरी घटना की जानकारी दी है। यूपी में पिछले कई दिनों से ट्रैक पर आपत्तिजनक सामान मिल रहा है और वो परेशान करती है घटनाएं। ट्रेन पलटने की क्या साजिश हो रही है? सवाल ये है कि क्या आखिर साजिश है, क्या मंशा क्या है? वारदात की जांच आईबी को सौंपी गई है, जो रेलवे के सूत्र बता रहे हैं, और आईबी इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अब तक क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि हमने डीजीपी प्रशांत कुमार को भी सुना, उन्होंने कहा हर पहलू से जांच हो रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर क्या जांच हो रही है? पंकज झा हमारे साथ, हमारे रोविंग एडिटर, बताने के लिए मौजूद हैं। पंकज, किस आधार पर जांच आगे बढ़ रही है? क्योंकि लगातार ये संदेहास्पद चीजें मिलना कई तरह से सवाल खड़े करता है कि एक के बाद एक कई घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, बहुत चिंता की बात है और बीते दिनों में देखिए, गोंडा में एक ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था और कानपुर में भी ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था और तब भी इस तरह की खबर आई थी कि कहीं ना कहीं साजिश के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पिछली जो घटना हुई थी कानपुर में, आपने देखा था कि एक लोहे का एक बड़ा सा करीब एक आधे मीटर तक का एक टुकड़ा हुआ मिला था। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, कानपुर में जो गैस सिलेंडर मिला, उसके साथ एक बैग मिला और कांच की बोतल मिली है। 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, यूपी एटीएस के जो चीफ हैं नीलाब्जा चौधरी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस की तरफ से फॉरेंसिक टीम ने पूरे इलाके के मुआयना कर लिया है और वहाँ से जितने भी सबूत हो सकते थे इकट्ठा कर लिए। आरपीएफ भी अलग से जाँच करी। 2 तरीके से हो रहा है कि कहीं लोकल कोई गैंग तो नहीं इन्वॉल्व है जिसने इस तरीके का काम अंजाम दिया हो, इसीलिए जो 2 हिस्ट्री शीटर हिरासत में लिए गए हैं, इसी वजह से लिए गए हैं। दूसरा, वहाँ मिठाई का एक डब्बा मिला है जिस पर लिखा हुआ था सियाराम स्वीट्स। ये कानपुर के छिबरा मऊ इलाके में सियाराम स्वीट्स एक मिठाई की दुकान है। तो मिठाई की दुकान पर कानपुर की पुलिस गई, वहाँ से जो सीडीआर है उसको लिया गया। चेक किया जा रहा है कि क्या ये लोग जो शामिल रहे होंगे, जिन लोगों ने वहाँ गैस का सिलेंडर रखा होगा, पेट्रोल की बोतल रखी होगी, क्या वो लोग मिठाई खरीद कर ले गए थे या खाने का पैकेट लेकर गए थे? तो ये जांच की जा रही है। दूसरा, एक जमात के लोग और सिमी के लोग बहुत एक्टिव रहे कानपुर के इलाके में पहले से, तो उन सभी लोगों की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं और उनकी भी एक तरीके से जांच की जा रही है कि क्या कोई टेरर आउटफिट तो नहीं है इस पूरे घटना के पीछे।
बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं पंकज हमारे साथ जुड़े हुए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सियाराम स्वीट्स नाम से जो डब्बा मिला है, अब इसकी पड़ताल चल रही है। इस मामले को खंगाला जा रहा है, एक एक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं कि आखिर ये किसने रखा, ये जो गैस सिलेंडर है या फिर ये पेट्रोल से भरी बोतल है वो किसने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जानकारी देने के लिए इस पूरे केस से जुड़ी हुई। और आपको बता दें, रेल साजिश पर, कानपुर रेल साजिश पर बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस चीफ मौके पर पहुंच चुके हैं। एटीएस चीफ नीलाब्जा चौधरी कानपुर पहुंचे हैं। एटीएस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल, कानपुर रेल साजिश की जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले पर तह तक जाकर जांच की जाएगी। एटीएस के चीफ पहुंच चुके हैं नीलाब्जा चौधरी। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। और आइए इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन अगली बड़ी खबर भी चौंकाती है। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हो गया और पुलिस का एक्शन अब दिखाई दे रहा है। अब तक 33 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। पत्थरबाजी की घटना हुई और इस केस में 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो उपद्रव कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया था और देखते ही देखते फिर हालात बेकाबू हो गए थे। पुलिस ने कंट्रोल कराया। गणेश पंडाल पर पथराव पर एक्शन लिया गया है। जो तस्वीरें हैं वो वाकई चौंकाती हैं। ये 8 सितंबर की तस्वीरें रात की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज सामने आया। लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। जो उपद्रवी थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने गाड़ियों में इस तरह तोड़फोड़ की है, गाड़ियों को गिरा दिया है, जिसमें 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी दिखाई दे रहे हैं। ऑटो को इस तरह से देखिए गिराया गया है, 3 से 4 ऑटो को गिरा दिया गया है, तोड़फोड़ की गई। उसके बाद माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन गया था। ये थाने का घेराव करने की कोशिश की गई है लोगों की ओर से। और आइए आपको ये देखिए 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। ये 8 सितंबर की रात की तस्वीरें हैं जब कल बहुत हंगामा हुआ और भीड़ ने पहले कैसे थाने का घेराव किया है और पूरा जो पुलिस थाना था उसे घेर कर नारेबाजी करने लगी भीड़। सभी के हाथ में देखिए आप मोबाइल और नारेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ किया है वाहनों में, ऑटो को तोड़ा गया है देखिए आप, और गिरा दिया गया है। जो यहाँ पर 2 व्हीलर्स हैं, बाइक्स को गिरा दिया गया है। ये जो काम हुआ उसके बाद हंगामा बरपा, पुलिस ने कंट्रोल कराने की कोशिश की इस मामले में। और आपको बता दें कि गुजरात के सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव चल रहा था और गणेश उत्सव के दौरान रविवार देर रात कुछ उपद्रवी यहां पर आए, पंडाल पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। पथराव करने वालों के विरोध में शुरू हुआ प्रोटेस्ट देर रात तक और हिंसक हो गया। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आज सुबह उसी पंडाल में जाकर पूजा अर्चना की है जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का क्या कुछ कहना है इस केस को लेकर, इस घटना को लेकर, आपको सुनवाते हैं। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से। खबर है जहां अफवाह फैलाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने रतलाम में गणेश प्रतिमा जुलूस पर पथराव की खबर अफवाह बताया है। अफवाह के बाद प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरों की जांच कर रही है इस मामले में।
और तीसरी बड़ी खबर और चौंकाती है, मध्य प्रदेश के रतलाम में क्या क्या हुआ, क्या घटना हुई, डिटेल में आपको आइए जानकारी देते हैं। रतलाम में पत्थरबाजी की अफवाह फैली थी और उसके बाद देखते देखते माहौल खराब करने की कोशिश हुई। गणेश प्रतिमा ले जाते वक्त पथराव हुआ, जुलूस के दौरान पथराव हुआ, पथराव में लोगों की चोटें आई हैं, अफवाह सामने आए। शहर में हालात तनावपूर्ण हो गए, प्रदर्शनकारियों ने थाने पर प्रदर्शन किया, शहर में कई जगह चक्का जाम कर दिया गया। अफवाह के बाद ये सब चीजें हुई, हालात काबू करने में पुलिस को मुश्किलातें सामने आई। लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया पुलिस की ओर से कंट्रोल कराने के लिए स्थिति को। 13 नामजद समेत 100 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हुई है। तो पहले अफवाह फैली और उसके बाद हिंसा हुई। इस घटना के बारे में रतलाम के एसपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसको खंगाल कर देख रही है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो है वेरीफाई करके जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। साथ साथ में जब ये एफआईआर हो गई और उसके बाद में ये पूरा के पूरा क्राउड जो है वो आगे मोचीपुरा की तरफ निकला है, उसमें भी कुछ तोड़फोड़ हुई है, तो उसके ऊपर भी मामला पंजीबद्ध करके और कार्रवाई की जा रही है। उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आगे आइडेंटिफाई करके कार्रवाई जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो पुलिस को आपने सुना। शुभम गुप्ता हमारे साथ सीधे इस वक्त रतलाम से जुड़ रहे हैं हालात को बताने के लिए कि इस वक्त क्या हालात हैं। शुभम, ये जरूर बताइए कि हालात इस वक्त कैसे हैं वर्तमान में, लेकिन इस मामले में कार्रवाई ये हुई है कि 13 नामजद लोग हैं और उसके साथ साथ 100 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये 13 नामजद कौन है? देखिए निधि, फिलहाल तो स्थिति ठीक है, पुलिस लगातार गश्त कर रही है, मगर आप इस पूरे मामले को देखिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से होती है, व्हाट्सएप ग्रुप से होती है, जहाँ पर एक मैसेज वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि गणेश जी का जो जुलूस जा रहा था और उस दौरान गणेश जी की प्रतिमा पर पत्थर चला है और उसे खंडित किया गया है एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा। इसके बाद जो भी लोग इस मैसेज को सर्कुलेट कर रहे थे वो पुलिस थाने पर पहुँचते हैं और धीरे धीरे फिर कई लोग पुलिस थाने पर पहुँचने लगते हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती है, पुलिस ये कहती है कि ठीक है, हम अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे, भरोसा रखिए। मगर ये भीड़ काबू नहीं एक तरह से होती है और उसके बाद दूसरे इलाकों में जाती है। वहाँ पर एक विशेष वर्ग समुदाय के खिलाफ नारेबाजी होती है। पुलिस बार बार समझाइश देती है कि चलिए ऐसा आप नहीं कीजिए, यहाँ से हो जाइए, हम जांच पड़ताल करेंगे इस पूरे मामले की। और यहाँ पर फिर उस इलाके में इन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी हो जाती है। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, यहाँ तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और उसके बाद इस भीड़ पर जैसे तैसे काबू पाया गया। जो भी असामाजिक तत्व थे उसमें 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। मगर एक बड़ा बयान निधि जो रतलाम के एसएसपी हैं राहुल लोढ़ा, उन्होंने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें चलती है, कोई फ़ोटो लगा दिया जाता है, कोई साहब गणेश जी का दूसरा फ़ोटो लगा दिया गया और ये घटना से जोड़ दिया गया कि रतलाम में ऐसी घटना हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, गणेश जी की प्रतिमा खंडित नहीं हुई है, उस पर पत्थर नहीं चला है। पुलिस ने स्वयं वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला है, कहीं पर भी कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश पुलिस ने भी अब सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट जारी किया है। तमाम जो ज़िले के एसपी हैं उन्होंने बाकायदा अपने अपने ज़िलों में इसको लेकर अपील भी जारी की है, एक वीडियो संदेश जारी किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक खबर पर आप ध्यान ना दें। अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई खबर है तो आप उस पर रिएक्ट न करें, बल्कि आप पुलिस को सूचित करें, पुलिस उस पर उचित कार्रवाई करेगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये 13 लोग वो हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट है। ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नई स्टेटस रिपोर्ट देने को अब कहा है। एफआईआर पोस्टमार्टम के समय पर जवाब मांगा गया है। एसजी ने इस दलील में सुनवाई के दौरान दलील में कहा बंगाल सरकार से रिपोर्ट नहीं मिली। एसजी ने यह भी कहा कि सीबीआई से बंगाल सरकार कुछ छुपा रही है। और आपको ये भी बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा अप्राकृतिक मौत की एंट्री कब की गई, ये भी सवाल स्पेसिफिक पूछा गया। सिब्बल ने कहा कि दोपहर 2:55 पर जवाब दिया गया कि मौत का केस दर्ज हुआ है। अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी इस केस में और फिर नई स्टेटस रिपोर्ट के साथ सीबीआई पेश होगी और बंगाल सरकार भी पेश होगी।
और आइए अब आपको बताते हैं कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सवाल किए गए, क्या क्या हुआ। बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल ने क्या क्या जवाब दिया है। कोलकाता केस पर सुप्रीम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितना दूर था, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जजेस ने पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने 15-20 मिनट की दूरी बताया जवाब में। इसके अलावा एक और सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जांच की स्थिति क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसकी स्थिति क्या है। तब सीबीआई ने जवाब दिया, उनके वकील ने, कि सील बंद रिपोर्ट आपको सौंपी गई है, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। अप्राकृतिक मौत की एंट्री कब हुई, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। तब बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि दोपहर 2:55 पर अप्राकृतिक मौत की एंट्री की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपी गई क्या सीसीटीवी जो फुटेज है वो सीबीआई को सौंपी गई। तब बंगाल सरकार के वकील की तरफ से जवाब आया कि टुकड़ों में पूरा वीडियो दिया गया है, तो टुकड़ों में दिया गया है, ये जवाब उनकी तरफ से आया। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सवाल किया गया, हमें दोनों रिपोर्ट नहीं मिली है, ये बताया गया कोर्ट को। तब बंगाल सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि हमने रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है। सॉलिसिटर जनरल बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है, ये उनकी तरफ से टिप्पणी की गई कि सीबीआई से कुछ छुपा रही है बंगाल सरकार। तब बंगाल सरकार के जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि हड़ताल की वजह से 23 लोगों की मौत हुई है, ये बताया गया। अब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं, जो एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे कोर्ट के अंदर से। अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, इस मामले में सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन किस बात से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया और कहा गया है कि अब अगली ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है सीबीआई की ओर से भी और फिर बंगाल सरकार की ओर से? बिल्कुल निधि, देखिए अभी जो सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी वो पहली रिपोर्ट थी, तो ऐसी स्थिति में उसमें कोई निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं निकाल पा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो रिपोर्ट देखी और साफ तौर पर सीबीआई ने कहा कि हम इस रिपोर्ट के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और अब अगले मंगलवार तक सीबीआई इस मामले पर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे जो जांच और अन्य पहलुओं से संबंधित हो, यानी कि जो सुराग अब तक सीबीआई को मिले हैं उससे संबंधित वो रिपोर्ट हो। और सीबीआई को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से उन्हें जांच करनी है। और इसके अलावा इस मामले पर जो एक आवेदक हैं उनकी ओर से कड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष की गई और उस पर अभी सुनवाई जारी है। मसला ये है कि सीबीआई की तरफ से और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 3 रिपोर्ट सौंपी गई। एक सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट थी, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक स्वास्थ्य जो हड़ताल थी उसको लेकर के सौंपी गई, जबकि जो घटना स्थल में ब्रीच हुआ था यानी कि हजारों लोग पहुंच गए थे उसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई थी। और ये स्टेटस रिपोर्ट चूंकि दाखिल नहीं की गई, सीधे कोर्ट को सौंपी गई, तो यही वजह थी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार। तब कपिल सिब्बल ने हालांकि इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने इससे इनकार किया। और इस दौरान सीबीआई ने कई सवाल कपिल सिब्बल से किए, चूंकि पिछली बार जो जनरल डायरी होती है पुलिस की उसमें एंट्री को लेकर के काफी भ्रम था और इस भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आज सीबीआई ने कई सवाल किए और उसके बाद कपिल सिब्बल ने उनका बारी बारी जवाब दिया। अब अगले मंगलवार को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब सीबीआई इस मामले पर वो रिपोर्ट सौंपेगी जो अब तक उन्हें सुराग मिले हैं और उस सुराग के आधार पर वो अपनी जांच में जो दिशा है वो तय कर रहे हैं, उसको लेकर के रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुनवाई कर रहा है। जो एक आवेदक की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि जो पोस्टमार्टम किया गया वो सही समय पर नहीं किया गया, शाम 6 बजे के बाद किया गया, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और इसके अलावा अन्य सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जबकि सीबीआई ने ये साफ कर दिया है कि जो अंश मिले थे बॉडी से, यानी कि जो विक्टिम थी उनकी बॉडी के पास जो उनके कपड़े थे व अन्य सामान थे जो मिला था, उसको सीएफएसएल के पास दोबारा जांच के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि पहली जांच को एक तरह से सीबीआई स्वीकार नहीं कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें सीबीआई की ओर से किस तरह से स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाती है। चूंकि सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट होती है, इसीलिए जब तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया जाएगा तब तक कोई टिप्पणी हमारी तरफ से भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई पीयूष की अगली सुनवाई जो होगी अब सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस से जुड़ी हुई, वो बहुत निर्णायक होगी, क्योंकि उसमें और तफसील से जानकारी दी जाएगी, चाहे वो सीबीआई की ओर से हो, सॉलिसिटर जनरल की ओर से हो, जो उनके वकील है, या फिर बंगाल सरकार के वकील हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये हुई है अब तक, और क्या जांच आगे बढ़ी है, सबूत कितने हैं सीबीआई के पास, ये सब बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष ये जानकारी देने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट से।
और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पटना से है। आज पटना में बड़ी वारदात हो गई। सुबह बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या हुई है। पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा की हत्या कर दी गई है। आज सुबह बाइक सवार जो बदमाश आए उन्होंने गोली मारी। पटना के चौक थाना इलाके की घटना है, सरेआम गोली मारी गई और देखिए ये घटना पूरी कैद हो गई है सीसीटीवी में। और देखिए ये सीसीटीवी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह दिन दहाड़े हत्या की गई है। बदमाश आते हैं, बाइक पर सवार होकर आते हैं और अपराधियों ने सिर में गोली मारी है। ये देखिए सिर में गोली मारी और फिर दोनों आरोपी जो दोनों बदमाश हैं वो फरार हो जाते हैं। और इस बीच वो पूरी तरह से मौत हो जाती है उनकी। बीच रास्ते पर देखिए ये घटना हुई है और अपराधियों को किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। कहाँ है कानून व्यवस्था, ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा की हत्या कर दी गई है। तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तरफ सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी बदमाश गोली मारकर, सिर में गोली मारकर फरार हो गए। और बीजेपी नेता की हत्या के बारे में पटना पुलिस और श्याम सुंदर शर्मा के दोस्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सुबह में मुन्ना शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, वो ऑटो खोजने के लिए घर से निकले थे। उसके बाद जब वो घर पे नहीं लौटे जल्दी में, तो उसके बाद उसके परिजन ढूंढने निकले तो देखे कि यहाँ पे मुन्ना शर्मा लहूलुहान गिरे हुए हैं। फिर उनको NMCH ले गए इलाज हेतु, परंतु उनकी मृत्यु हो गई है। अपने परिवार को छोड़ने के लिए सुबह आज 4:30 बजे टेम्पो पकड़ने के लिए निकले। उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। अभी लोग कह रहे हैं कि छीन छोड़ का मामला है। शायद सोने का वो चैन पहने हुए थे और उसी दरमियान छीन छोड़ में ही उनकी हत्या की है और सिर पर पीछे से गोली मारा है। और पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। एक और संदिग्ध की पहचान की गई है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके परिवारजन ने ही बताया कि चेन जो है उनके गले में है, जो वो चेन पहनते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कम समय में गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाएं। एविडेंस कलेक्शन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे क्या स्पष्ट क्या मोटिव रहा है। तो उस पर पुलिस टीम हमारी काम कर रही है। देखिए अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन भी एक संदिग्ध का हुआ है, उसमें हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और सबका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया जा रहा है। और पटना में बीजेपी नेता की हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जाते हैं। वीडियो में बीजेपी नेता को गोली मारकर भागते अपराधी एनडीए के करता धरता बढ़ते बेलगाम अपराध से बेखबर हैं। इधर उधर में मस्त व्यस्त और पस्त सीएम से बिहार बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तेजस्वी यादव ने। और पटना से हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़ गए हैं। रुपेश, तेजस्वी यादव ने जबरदस्त निशाना साधा है। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है, कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया है बिहार संभल नहीं रहा। देखिए, तेजस्वी यादव कोई आज सवाल नहीं उठा रहे हैं। पिछले 2 महीने से तेजस्वी यादव हर रोज होने वाले अपराध का आंकड़ा पेश करते हैं और आंकड़ा 1, 2, 3, 4 करके एक दिन में 36 अपराध के आंकड़ों को वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनकी पार्टी नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन आज अगर देखें तो सिवान में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आरा में 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई, एक की मौत हो गई, पटना में एक की हत्या कर दी गई। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इधर उधर सरकार मस्त है, अपराधी जो है मस्त हैं, सरकार जो है पस्त है। उनकी पार्टी के यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, हर रोज़ आंकड़े जारी हो रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार को लोग जंगल राज कहते थे, ये तो महाजंगल राज है। देखिए, ये महाजंगल राज, महा अपराधी राज कायम हो गया है। बिहार में अपराधियों का बहार है। डबल इंजन की एनडीए सरकार है। अब सरकार को 1 मिनट भी रहने का नैतिक बल नहीं है। सरकार गद्दी छोड़े, सिंहासन खाली करे। जिस तरह से बिहार अपराधियों के तांडव से करा रहा है, जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार में बैठे लोग सोए हैं। अपराधी पूरी तरह मस्त होकर के गोलियों की बौछार से लोगों की जान ले रही। सुशासन को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि चेन स्नैचिंग, इस राज्य में चेन स्नैचर्स के मनोबल इतने बड़े हैं कि वो गोली मार दें। अगर
कब कौन कहां किसे गोली मार दे ये कोई नहीं कह सकता है। जब पटना सिटी में 1 महीने के अंदर ये दूसरे बीजेपी नेता की हत्या हुई है, और जब भला बताइए सत्ताधारी दल के नेता की जब हत्या हो रही है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। अगर चेन स्नैचर्स ही हैं तो विधायक आवास के सामने एक विधायक की पत्नी का चेन स्नैचिंग हो गया। हम तो कह रहे हैं कि लगातार आप देखिए पॉस एरिया में राजधानी सरकार के नाक के नीचे पटना सिटी 2 किलोमीटर होगा जहां मुख्यमंत्री सचिवालय है, वहां का ये हाल है। बिहार में पूरी तरह से नतमस्तक हो गई अपराधियों के सामने सरकार। अब सरकार संभल नहीं रहा है। अब 1 मिनट भी इनको नैतिक बल नहीं है सरकार में रहने का। सीधे गद्दी छोड़ें, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभी बैठक की थी, लॉ एंड ऑर्डर पर एक विशेष बैठक की थी। सभी वरीय अधिकारी जुड़े थे, सभी जिलों के जो एसपी हैं वो जुड़े थे, और उसके बाद से डीजीपी को बदल दिया गया। इस डीजीपी को के ऊपर भी लगातार निशाने पर थे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि डीजीपी की चल नहीं रही है, मुख्यमंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है उसमें डीजीपी की नहीं चल रही है, जो थानेदारों से लेकर के और जो एसपी का ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद से डीजीपी चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, दूसरे डीजीपी आए और डीजीपी ने आते ही कहा कि हम अपराधियों को अपनी वर्दी का जो हनक है वो दिखाएंगे। लेकिन वर्दी की हनक दिखे उसके पहले अपराधियों की हनक इतनी सवार हो गई है कि चेन स्नैचर्स के मनोबल, अगर ये मान भी लें, हालांकि पुलिस जो है वो ये कह रही है कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके गले में चेन मौजूद था, लेकिन सीसीटीवी के अनुसार अगर ये मान लें कि चेन स्नैचर्स ही थे तो ये समझिए कि विधायक आवास के सामने विधायक की पत्नी की चेन खींच ली जाती है। और चेन स्नैचर्स के मनोबल इतने बड़े हैं कि वो चेन स्नैचिंग में अगर वो असफल होते हैं, और ये सब तो दिन दहाड़े होता है। रूपेश, बहुत ज्यादा चौंकाती है घटना। आरजेडी बार बार सवाल पूछ रही है सरकार से कि आम लोग तो छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल के नेता तक सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहां जा रहा है बिहार? बिहार संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार से, ये निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश आपका इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के खबरों पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में सभी सीटों पर पूरी तैयारी है, संजय सिंह कह रहे हैं। आलाकमान के फैसले का अब इंतजार है, ये संजय सिंह की ओर से कहा गया। हमारे पास अब कम समय है, संजय सिंह की ओर से कहा गया। पाठक जी का भी बयान आ चुका है, आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को, हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाजत मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए एक बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में देवी देवता को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि जो पारदर्शी है वही देवता है। बीजेपी ने कहा कि देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? So to me, that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas,
right? How do you suppress your own fear, or how do you suppress your own greed, or how do you suppress your own ambition and absorb other people's fear, other people's ambition? तो आपने राहुल गांधी का पूरा बयान सुना जो उन्होंने अमेरिका में दिया। अब राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का, बीजेपी नेता का जवाब सामने आया है। राहुल को जनता ने तीसरी बार नकार दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। राहुल विदेश में जाकर भारत को गाली देते हैं, लगता है ये चीन के पैसे पर पलते हैं। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब खबरों का रुख बदलते हैं और बात उन आदमखोर भेड़ियों की करते हैं जिनकी दहशत दिन पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, लेकिन पकड़ में आने के बजाय ये नरभक्षी और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर भेड़ियों में इतनी आक्रामकता कैसे आ गई। वन विभाग के अधिकारी ये बता रहे हैं कि रेबीज के संक्रमण की वजह से आक्रामकता बढ़ जाती है। हो सकता है इन भेड़ियों में रेबीज का संक्रमण हो। ऐसे में अब जरूरी है कि जो भेड़िए पकड़े गए हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता चल सके कि कहीं उनमें रेबीज का संक्रमण तो नहीं है। इन सब के बीच बहराइच में जमीन से लेकर आसमान तक शूटर्स नजर बना के रखे हुए हैं, लेकिन 2 भेड़ियों का जो सुराग है वो मिल नहीं पा रहा है। इतना जरूर है, इतना पता चला है कि हमले के बाद वो कहां जाकर छिपते हैं। भेड़िए की इस मांद तक TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच चुकी है। हमें वहां क्या पता चला, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कैमरा लगाया गया है वन विभाग की टीम से ताकि अगर भेड़िया यहां पर आता है, अपनी मांद बनाता है, उसकी कोई भी लोकेशन हो तो इस कैमरे के जरिए ट्रैक किया जा सके। खास तौर पर इन शूटर्स को बुलाया गया है। इनके हाथ में आप बंदूकें देख सकते हैं जो कि भेड़िए को तलाश कर रहे हैं। बहराइच में इंसान ने हर कोशिश कर ली, कैमरे लगा दिए, जाल बिछा दिया, पिंजरे लगा दिए, ड्रोन उड़ा लिया। पुलिस और वन विभाग के साथ शार्प शूटर्स भी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि जैसे ही शिकार दिखे उसे ढेर करके दहशत का अंत किया जाए। लेकिन आदमखोर भेड़िए अब तक आजाद हैं। दिन हो या रात, गांव में रहने वाले लोग एहतियातन अपने साथ लाठी, डंडे और हथियार लेकर ही निकलते हैं। उन्हें नहीं पता कि कब नरभक्षी उन्हें अपने पंजों का शिकार बना ले। वन विभाग का मानना है कि बहराइच में 6 भेड़ियों का आतंक था, जिनमें 4 तो पकड़ लिए गए, अब 2 बचे हैं। लेकिन इन 2 आदमखोर को ढूंढना चुनौती बना हुआ है। इन भेड़ियों की तलाश तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उनके छिपने का ठिकाना जरूर मिल गया है। माना जा रहा है कि जंगल के अंदर यही वो जगह है जहां हमले के बाद आकर भेड़िए छिपते हैं। जंगल में विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उनका सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष की टीम को जब पता चला तो हम भी इस ठिकाने की पड़ताल करने पहुंचे। कीचड़ से भरे रास्ते से होते हुए हम जंगल में उस जगह तक पहुंचे जहां ऐसी कई बांध बनी हुई हैं।
पहली बार हम उस मांद को दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये आदमखोर भेड़िया रुकते हैं, आराम करते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद वापस लौट कर आते हैं। इस वक्त हम बहराइच के सिकंदरपुर गांव के घने जंगलों में मौजूद है। सिकंदरपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल है और वहां पर ये विशालकाय पीपल का जो पेड़ है वो यहां पर मौजूद है और इसमें आपको दिखाते हैं सबसे पहले भेड़िया की उस मांद को जहां पर ये रहता है। ये देखिए इस पेड़ के नीचे ये भेड़िया की मांद है। कैमरामैन मदन से कहना चाहेंगे बहुत ही ताजी मांद है, यानी कि फिलहाल जो भेड़िया है वो ऐसा लगता है कि इसी मांद के अंदर रहता है। ये ताजी मिट्टी से बनाई हुई ये खोदी हुई मांद है। ये काफी गहरी मांद है जो इस विशालकाय पेड़ के दूसरी तरफ मिलती है। यहाँ पर कई ऐसी मांदें बना रखी हैं भेड़िए ने और बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर रहता है। जंगल में हम जब पहुंचे तो वहां ग्रामीण भी मौजूद थे। वो भी भेड़ियों के इन ठिकानों को देखकर हैरान हैं। हम लोग भेड़िया के डर के हमारे खेत में नहीं आ रहे हैं। वो 3-4 दिन पहले दिखा था, इसके बाद में फिर उसका जान नहीं कि कहाँ गया वो। और रात को आता है तो इसी में छुप जाता है वो। 3 दिन पहले आए थे, हमको मांद मिली। भेड़िया जो है इस साइड में दिखते हैं, 2 भेड़िया है, एक लेंगड़ा भेड़िया है और एक उसके साथ में छोटा है लेकिन बहुत खूंखार भेड़िया है। कम से कम ज्यादा नहीं 50 किलो वजन लेकर के वो भाग सकता है 20 की स्पीड में। भेड़ियों के बांध कई फीट तक गहरी हैं। पीपल के पेड़ के आसपास 8 से 10 बांध बनी नजर आई। वन विभाग को भी इसी जंगल में भेड़ियों के बांध होने का शक था, जो सही साबित हुआ। वन विभाग ने इस पीपल के पेड़ के 3 तरफ थर्मल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिससे भेड़ियों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो सके। ताजी खोदी गई मिट्टी इस बात की तस्दीक करती है कि भेड़िया हाल में यहाँ पर आया और यहीं पर उसने आराम किया। ये देखिए छोटी सी जगह यहाँ पर जब बारिश होती है तो वो यहाँ पर भी घुस के सोता है। इसके अलावा घने जंगल के अंदर अगर आप देखेंगे इसी पेड़ के अगल बगल में उसने अपनी कई सारी जो मांदे हैं वो बना रखी है। एक रास्ता ये है जहां से वो अंदर घुसता है और उसके बाद निकल कर बाहर आता है। इसके अलावा जो इसकी जो एक और मांद है जो कि काफी ताजी नजर आ रही है, वो 2 मांदे हैं। एक मांद आपको इसी पेड़ के किनारे ये नजर आएगी, ये भी एक मांद है, काफी ताजी मिट्टी और इसके आगे भी मांद को बना रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए इस जंगल में बाकायदा ऑपरेशन चलाया गया है। एक कैमरा वो था तो दूसरा कैमरा इस पेड़ की तरफ ही नजर करते हुए ये एक और कैमरा जो वन विभाग ने यहाँ पर लगाया हुआ है। काफी घना जंगल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजा एक और मिट्टी के निशान है जो देखने को मिल रहे हैं। ये वो मिट्टी की जगह है जहां पर लग रहा है कि इस मिट्टी को हटा करके अभी हाल में भेड़िया यहां पर बैठा था। गांव वालों का कहना है कि इसी जंगल में पेड़ के आसपास कई बार उन्होंने इन 2 भेड़ियों को देखा। वो अक्सर इसी बांध से निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद यहाँ वापस आते हैं। हमने भेड़िए को कई बार देखा है। आते जाते जो हादसा यहाँ पड़ोस के गांव में होता वो लहास खींच कर यही लाता है, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ा ऊंची है और नीचे नमी है इसलिए पानी भरा हुआ है, तो वो रहता यही है। 5-7 मांदे बनाई गई हैं और हम जो जितना किसान है छोटा वर्ग ये बहुत परेशान है। भेड़ियों के बांध इतने घने जंगल में पेड़ के नीचे है कि आसानी से ड्रोन की नजर भी इस पर नहीं पड़ सकती और जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक 50 गांव के 80,000 लोग चैन की नींद नहीं सो सकते। इसीलिए सरकार ने शूट एट साइट यानी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। भेड़ियों की तलाश में शूटर्स की संख्या 9 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। 12 शूटर पुलिस विभाग और 6 शूटर वन विभाग के हैं। 60 से ज्यादा टीमें और 200 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। 35 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, सीसीटीवी और थर्मल कैमरों से निगरानी की जा रही है। बहराइच में अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में सबसे ज्यादा प्रभावित हरदी इलाके के गांव हैं। यहाँ के ग्रामीणों में अब प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी है। ये आरोप लगा रहे हैं कि भेड़ियों के डर के बीच रात में बिजली की कटौती की जाती है। गर्मी की वजह से बच्चों को बाहर सुलाना पड़ता है और भेड़ियों का टारगेट सबसे ज्यादा बच्चे ही होते हैं। जुलाई से ही बहराइच के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि भेड़िए अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। भेड़िया न केवल खूंखार बल्कि बहुत चालाक जानवर है।
खेतों और जंगलों में छुपने की वजह से ये आसानी से दिखाई नहीं देता। भेड़ियों का आपसी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग होता है और तेज रफ्तार की वजह से ये फुर्ती के साथ भाग निकलते हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को लेकर एक अल्फा थ्योरी सामने आई है। कहा जाता है कि हर झुंड में एक सबसे शक्तिशाली और बेहद खूंखार भेड़िया होता है जो मुखिया होता है। यह मुखिया अल्फा मेल होता है जो पूरे झुंड को निर्देश देता है। दूसरे भेड़िए अल्फा मेल के इशारे पर ही चलते हैं। वैसे वन विभाग का कहना है कि अब सिर्फ 2 भेड़िए हैं जो उसकी पकड़ से बाहर हैं। जिस दिन ये 2 भेड़िए उसके बिछाए जाल में फंस गए, उस दिन बहराइच में ये खूनी खेल रुक सकता है। पुनीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बहराइच, TV9 भारतवर्ष। और यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। वन विभाग की टीम के ड्रोन कैमरे में भेड़िए की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि हालांकि उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद ये भी है कि जल्द सफलता हाथ लगेगी। तो देखिए, तस्वीर कैद हो गई है भेड़िए की और अब जल्द ही पकड़ा जाएगा। पूरी टीम लगी हुई है, 60 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, इस टीम में लगाए गए हैं और डीएफओ की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा।